हेलो डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी ब्रांच के लिए हम वीडियोस में आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम आ चुके हैं आपके फर्स्ट ब्लॉक के यूनिट 3 पर एमपीसी 011 जो कि साइकोपैथोलॉजी जिस सब्जेक्ट का नाम है और क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम कवर कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो यूनिट 3 में से हम लेंगे और यूनिट 3 क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है, जैसा कि अभी तक आप देखते आ रहे थे, ये 4th वीडियो है। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स को कंप्लीट किया है और लास्ट वीडियो में तो हमने पूरी ही यूनिट को कंप्लीट किया था। अबाउट 45 मिनट्स का वो वीडियो था और डीएसएम और आईसीडी के बारे में हमने सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कर लिया था। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगी क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो शॉर्ट नोट्स में बहुत पूछे जाते हैं। 6 मार्कर में भी कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आज का जो हमारा यूनिट है डेवलपमेंटल पैथोजेनेसिस के बारे में हम बात करेंगे। क्या होते हैं ये, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंटल कॉजेज होते हैं साइकोपैथोलॉजीज के, इनके बारे में बात करेंगे। और एक टॉपिक और हम साथ में पूरा लेंगे, मतलब एक तो बायोलॉजिकल कॉजेज हैं, साइको सोशल कॉजेज हैं और लास्ट में सोशियो कल्चरल कॉजेज हैं। तो ये तीनों कॉजेज को हम 3 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे देखेंगे अगर कंबाइन हो सकेंगे तो कर लेंगे, लेकिन आज तो फिलहाल इन 2 के साथ में हम सिर्फ बायोलॉजिकल कॉजेज को ही ले पाएंगे। तो फिलहाल तो ये वीडियो जो है हमारा आज इन सारे टॉपिक्स पर बेस्ड है और समझना है बहुत जरूरी, क्योंकि एक तो जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में हम बात करेंगे, वो बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। तो बिना किसी डिले के आज के इस वीडियो को हम क्विकली बिगिन करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। वैसे आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि पैथोजेनेसिस क्या होता है। ये जो टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही है ना, इसको पहले समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ और भी समझने की कोशिश कर भी नहीं पाएंगे। तो कैसे पैथोजेनेसिस यानी डेवलपमेंटल पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, यानी किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर, कुछ भी जो हमारे बॉडी में हो सकता है, डिसऑर्डर भी हो सकता है, डिसीज भी हो सकती है, उसके डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं उन्हीं को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। द रिस्क फैक्टर मॉडल इज अ पैराडाइम दैट फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंटल डेविएशंस। किसी भी पर्सन के अंदर बहुत सारे इश्यूज बहुत सारे तरीके से होते हैं। आपने जाना सोशल वे में होते हैं, डेवलपमेंटल वेज में होते हैं, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। रिस्क फैक्टर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 लार्ज कैटेगरीज, जो कि हम इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी के लेवल पर देखते हैं। किसी भी पर्सन में या किसी को भी जब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो डेवलपमेंटल पैथोजेनेसिस में हम ये देखते हैं कि रिस्क फैक्टर इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर की जो पहली कैटेगरी है इज डिफाइंड एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब बोथ फिजिकल एंड इमोशनल कंसिडरेशंस आर रेलेवेंट। एग्जाम्पल इंक्लूड atypical genetic polymorphism, deficits in perception and high level of generalized anxiety. Variable possibilities for adaptation exist, but for a trait or condition to be considered a risk factor, there must be demonstrated increase in the probability. बहुत सारी बातें लिखी हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। जो पहली चीज होती है, मतलब हम इंडिविजुअल लेवल पर जो रिस्क फैक्टर देखते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पर्सन के अंदर अटिपिकल जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, कोई परसेप्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज को हो सकता है, इमोशनल या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। तो पहला रिस्क फैक्टर हमें यहाँ से इंडिविजुअल लेवल पे देखने को मिलता है। सेकंड कैटेगरी और रिस्क फैक्टर इज कंसेप्चुअलाइज्ड एट द लेवल ऑफ द फैमिली। जब हमें अपने फैमिली के थ्रू कोई भी चीज मिलती है, चाहे वो जेनेटिक लेवल पर मिले चाहे एनवायरमेंटल लेवल पर मिले, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। मतलब आप ये देखिए कि किसी भी पर्सन के अंदर कोई डिफेक्ट ऐसा हो सकता है जो उसकी फैमिली में चलता आ रहा हो। कहते भी ना बहुत सारी चीजें से फैमिली हिस्ट्री में किसी पर्सन के साथ कोई ऐसी ट्रबल होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को डायबिटीज होती है या कोई और डिसीज होती है, तो वो ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है, आगे पास ऑन होती चली जाती है। तो इस तरीके से रिस्क जो है वो ट्रांसमिट भी होता है, पास ऑन भी होता है, और वो वाला लेवल उसका फैमिली लेवल कहलाता है। थर्ड कैटेगरी ऑफ रिस्क फैक्टर इज कॉल्ड द लेवल ऑफ द कम्युनिटी। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एथनिक और रेशियल स्टेटस फॉल्स इनटू दिस ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सोसाइटल लेवल पर बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो चीजें साइमल्टेनियसली चलती चली जाती हैं। जिसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है पॉवर्टी। पॉवर्टी के बेसिस पर जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो होता ही जाता है अगर पॉवर्टी चलती रहती है तो ये इस तरह के ऐसे रिस्क फैक्टर जो पूरे कम्युनिटी लेवल पर चलते हैं वो भी पास ऑन होते रहते हैं। डेवलपमेंटल कॉजेस की बात करें साइकोपैथोजेनेसिस के, तो देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग कैजुअल फैक्टर ऑफ साइकोपैथोलॉजीज। दीज व्यू पॉइंट रिप्रेजेंट एनी ऑफ द मेनी अप्रोचेस टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमें इन 3-4 चीजों से कि बहुत सारे डेवलपमेंटल पैथोजेनेसिस हो सकते हैं। व्यू पॉइंट, अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी,
साइकोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या निकल के आएंगे, बिहेवियरल, साइकोसोशल, इस तरीके से बहुत सारे व्यू पॉइंट हो सकते हैं। जिन 3 के बारे में यहाँ पे बात की गई है, हमें उसी के बारे में बात करनी है। वैसे आप अंडरस्टैंड तो कर ही लेंगे अगर आप साइकोडायनामिक टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हैं, जो कि होंगे 100%। में प्रीवियस फर्स्ट 2 वीडियोस में आपको समझा के आ रही हूँ ये सारी बातें, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें होंगी। लेकिन आज तो हमें बात केवल बायोलॉजिकल कॉजेस की ही करनी है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो किस हद तक एसोसिएटेड होते हैं, किस हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें वो बनाने में जो हम आज हैं, राइट। तो उन्हें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे एबनॉर्मेलिटी बायोलॉजिकल कॉजेज के थ्रू हमारे अंदर आ जाती है, या कोई भी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी जो होती है वो कैसे हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट बिलीव्स दैट कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर originate from disorders of nervous system and endocrine system and they are inherited। जो भी प्रॉब्लम होती है पर्सन के अंदर, कोई भी डिसऑर्डर है, कुछ भी दिक्कत आ रही है साइकोसोशल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर, उसकी वजह क्या है, हमारे ब्रेन में होने वाला कोई डिफेक्ट। ये तो मैंने बड़ी सिंपल लाइन बोल दी है, यहाँ पर इतने सिंपल तरीके से नहीं बोलेंगे, लेकिन सिंपल बात तो यही कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम ब्रेन में होगी तभी उसकी फंक्शनिंग में इश्यूज आएंगे, और तभी हमें बाकी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं साइकोलॉजिकल, उसमें इश्यू दिखना शुरू होता है, यानी एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होने लगती है। तो एबनॉर्मेलिटी निकल कहाँ से रही है, वो सिंपल सी बात है कि वो कहाँ से निकल रही है, हमारे उस पार्ट से निकल रही है जो उसका रूट कॉज है, वो एक बायोलॉजिकल फीचर है। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी की फॉर्म में अब हम इसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कॉजेज हैं वो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटीज हो सकती हैं, फिजिकल डेप्रिवेशन हो सकता है। ये टॉपिक काफी बड़ा है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, जो अगले 10 मिनट तो शायद चलेगा ही अगर मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें की एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। जेनेटिक्स मीन्स व्हाट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है, यानी कि हमें क्या बताता है, हाउ वी लुक, फील एंड बिहेव इज प्री डिटरमाइंड बाय आवर जेनेटिक मेकअप। काफी हद तक हमें ये पता होता है कि जैसे हम बनेंगे वो हमारे जेनेटिकली होगा। जैसे किसी जो छोटा बच्चा होता है उसको देख के सब कहते हैं कि हाँ ये तो इस तरीके से ही बोलेगा बड़े होके, तो ऐसे ही बात करेगा, या इसका ऐसा ही सिस्टम होगा। काफी हद तक हम अज्यूम कर पाते हैं क्योंकि हम उसके पेरेंट्स को देख चुके होते हैं। द फील्ड ऑफ बिहेवियर जेनेटिक्स डील्स विद फिनोमिना हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ फादर एंड मदर इज ट्रांसमिटेड इन चिल्ड्रन। ये चीज आप थोड़ा तो पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, और नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 11th में देखेंगे, साइकोलॉजी में चीजें मेंशन है कि किस तरीके से जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है वो पास ऑन कराता है चीजों को फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। Chromosomes contain genes. The genes transmit a biochemical code which is responsible for determining the structure and activity of the body's protein. Biochemical level पे देखें, the genetic code leads to physiological and physical differences. These differences include like height, weight, color of hair and color of eyes, which are the result of number of different genes. मतलब हर पर्सन के अंदर आप डिफरेंट जेनेटिक सिस्टम होने की वजह से सब चीजों को डिफरेंट देखते हैं। किसी भी दो लोगों के आईज का जो स्ट्रक्चर है, कलर है, बालों का कलर है, और भी बॉडी फीचर्स है, वो सेम नहीं होते। ओके, साइकोलॉजी में हम उसे इंडिविजुअल डिफरेंस का भी नाम देते हैं। अब बिहेवियर जेनेटिक्स क्या है, ये स्टडी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो कि बिहेवियर में देखने को मिलती है, दैट आर एट्रीब्यूटेबल इन पार्ट टू डिफरेंसेस इन जेनेटिक मेकअप। बिहेवियर जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि दो लोगों का जो बिहेवियर है वो इतना वेरी क्यों कर रहा है, सिंपल, वही बिहेवियर जेनेटिक्स के थ्रू हमें पता चलता है। The total genetic makeup of an individual consisting of inherited genes is referred to as the genotype। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करेंगे आप अपने पास, इसको डेफिनेशन की तरह नोट करेंगे क्योंकि जीनोटाइप की डेफिनेशन और फिनोटाइप की डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। तो जीनोटाइप क्या है, द टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल कंसिस्टिंग ऑफ इनहेरिटेड जीन्स इज रेफर्ड टू एज द जीनोटाइप। अब इसमें क्या क्या होता है, फिजिकल सीक्वेंस होता है डीएनए का, विच इज एन इंडिविजुअल्स अनऑब्जर्वेबल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ऑब्जर्वेबल की भी बात होगी। जो अनऑब्जर्वेबल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी इंडिविजुअल का, वो उसका जीनोटाइप है। लेकिन इसका ऑपोजिट, जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेबल, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके लेवल ऑफ एंजाइटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें फिनोटाइप में आती हैं। तो दोनों बातों को आपको लिखना है। जीनोटाइप क्या है, जो अनऑब्जर्वेबल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जिस्ट तो वो करता है लेकिन हम उसे ऐसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन फिनोटाइप में हम वो सारी चीजें देख सकते हैं जो कोई पर्सन अपने बिहेवियर के थ्रू एग्जिबिट करता है।
जीनोटाइप इज फिक्स्ड एट बर्थ बट इट शुड नॉट बी व्यूड एज अ स्टैटिक एंटिटी। ये फिक्स तो होता है जीनोटाइप, राइट, ये हमें जेनेटिकली रिसीव होता है पेरेंट्स से, लेकिन ये फिक्स होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि स्टैटिक होता है। जीन्स कंट्रोलिंग वेरियस फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट स्विच ऑफ एंड ऑन एट स्पेसिफिक टाइम्स। जैसे कि अगर हम सेक्सुअल अर्जेस की बात करें तो प्यूबर्टी से पहले बच्चे का जो फेज होता है वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है बच्चे के साथ में जो सेक्सुअल अर्ज की तरह उसको फील हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद यहाँ से उसकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं और वो दूसरी साइड में स्विच होता है, मतलब उसकी बॉडी और भी चीजों के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होने लगती है। तो इस तरीके से वो जो जेनेटिक कोड है वो तब तक वर्क नहीं कर रहा है लेकिन बाद में वर्क कर रहा है। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझा सकती हूँ। और यही चीज क्या है, जीनोटाइप उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके लिए वो वर्क कर रहा है। अब फिनोटाइप में क्या है, फिनोटाइप में वो सारी एक्टिविटीज हैं जो उसके बिहेवियर के थ्रू दिख सकती है। ओके, जेनेटिक genetic programs are quite flexible, they respond in remarkable ways to things that happen to us. Phenotype जो होता है that changes over time and is generally viewed as a product of an interaction between the genotype and the environment. हमारे जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक बिहेवियर होता है जो हमारा, एनवायरमेंट में जुड़ने के बाद हम चेंज होते हैं, राइट। जो कुछ भी जेनेटिकली हमें रिसीव होता है हम एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बनते चले जाते, वरना तो हम अपने पेरेंट्स की फोटोकॉपी हो जाते, ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम एनवायरमेंट में होते हैं हमारे ट्रेट्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और कुछ नई चीजें हमारे अंदर डेवलप होती हैं। तो उन्हीं नई चीजों को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, क्योंकि चीजें बदलती रहती है। फिनोटाइप्स में हमने देखा है, फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल्स में बी बॉर्न विद द कैपेसिटी ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट बट वेदर ही और शी डेवलप दिस जेनेटिकली गिवन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन सच एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। अपब्रिंगिंग एजुकेशन यहाँ पे क्या है, एनवायरमेंट हो गए, और वो जो पर्सन को इंटेलेक्चुअल मिला है अपने पेरेंट्स से, लेकिन एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाने की वजह से जहां पे वो उस चीज का डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है, उसका जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। Hence, any measure of intelligence is best viewed as the index of the phenotype. अभी एक स्टडी की बात करते हैं, इस स्टडी को आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंसेस लाता है। जीनोटाइप में तो नहीं लाता है लेकिन इंटरेक्शन तो करता ही है उससे, तभी फिनोटाइप में डिफरेंसेस लाता है। और फिर लास्ट में यही बात ये कहते हैं, वी नाउ नो दैट जीन्स एंड एनवायरनमेंट वर्क टुगेदर। हमारे जो जीन्स हैं और वो एनवायरनमेंट एक साथ वर्क करते हैं। यही से एक चीज और क्लियर होती है जो मैं आपको बता दूं, आपने नेचर नर्चर डिबेट का नाम 100% सुना होगा, अब तक तो सुन ही लिया होगा जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। वो क्या कहती है, वो भी तो यही चीज कहती है कि जो चीज भी हमें जेनेटिकली रिसीव है और जो चीजें हमें एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, दोनों ही साइमल्टेनियसली चलती है। जब ये पूछा जाता है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो डिबेट नेवर एंडिंग है। मतलब हम कभी ये नहीं कह पाते हैं कि नेचर इंपॉर्टेंट है या फिर नर्चर इंपॉर्टेंट है, या ये कम है या ये ज्यादा है, दोनों का अपना अपना वैल्यू है। तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जीन्स और एनवायरनमेंट भी साथ साथ वर्क करते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस शेप हाउ आवर जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एंड आवर जीन्स guide us in behaviors that are a given person's sensitivity or reaction to an environmental event is influenced by genes. Adoption studies can be method for studying genes. ये जो है अडॉप्शन मेथड है, यहाँ पे बताता है कि किस किस तरीके से हमें किसी भी पर्सन के अंदर बहुत डिफरेंट कोड्स नजर आते हैं। अब इसको सब पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और इसको मैं पूरा स्क्रीन पे आपके सामने पहले कर देती हूँ। In one study, 3 groups of adoptees were compared on the criterion of एंटी-सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एपीडी के बेसिस पर यहाँ पे इनको एपीडी का क्राइटेरिया लेकर कंपेयर किया गया। अडॉप्टीज हु हैड अ बायोलॉजिकल पेरेंट विद एपीडी एंड वर रेज्ड इन एन अनहेल्दी अडॉप्टिव फैमिली। ध्यान रखिएगा केस में आपको क्या क्या समझना है कि बायोलॉजिकल पेरेंट थे, मतलब अडॉप्टेड तो थे लेकिन उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी उनके साथ थे, विद एपीडी, उनको भी एपीडी था, एंड वर रेज्ड इन एन अनहेल्दी अडॉप्टिव फैमिली। वो जो अडॉप्टीज थे उनको एक बहुत ही अनहेल्दी अडॉप्टिव फैमिली में रेज किया गया था। यानी कि क्या क्या देखने को मिला हमें, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अब्यूज, अल्कोहल, ड्रग्स इन द अडॉप्टिव फैमिली। दूसरा केस था अडॉप्टीज हु हैड अ बायोलॉजिकल पेरेंट विद एपीडी बट वर रेज्ड इन अ हेल्दी फैमिली। इसका जस्ट ऑपोजिट था अडॉप्टीज हु हैड नो बायोलॉजिकल पेरेंट विद एपीडी बट वर रेज्ड इन एन अनहेल्दी अडॉप्टिव फैमिली। ये 3 केसेस हमने यहाँ पे देखे कि इनको जो अडॉप्टिव फैमिलीज थी, मतलब जो बच्चे थे उनको अलग फैमिलीज में जाके रेज किया गया, लेकिन इनके पास जो बायोलॉजिकल पेरेंट थे उनको एपीडी था। दूसरे केस में जो बायोलॉजिकल पेरेंट थे वो उनको भी एपीडी था लेकिन फैमिली का केस डिफरेंट था। और तीसरे केस में जो बायोलॉजिकल पेरेंट थे उनको एपीडी नहीं था लेकिन वो अनहेल्दी अडॉप्टिव फैमिली में रेज किए गए थे।
This was found that adoptees of the first group were more likely to develop APD than the other two groups. यानी जो पहला केस था जिसमें पेरेंट्स को अनहेल्दी में, फैमिली भी अनहेल्दी थी और जो ओरिजिनली बायोलॉजिकली उनके पेरेंट्स थे वो भी एपीडी से सफर करते थे, वर्स्ट केस तो यही था ना यहाँ पे। तो इस केस में हमने देखा कि उनके अंदर एपीडी जल्दी डेवलप हुआ, क्योंकि बाकी दो केसेस में हम देख रहे हैं एक तो फैमिली यहाँ पे हेल्दी हो गई और इस वाले में पेरेंट्स नहीं थे, तो कुछ तो फर्क था। लेकिन जो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो था वो इसी में हो रहा था कि पेरेंट्स भी एपीडी से सफर कर रहे हैं और बच्चा भी जो है वो अनहेल्दी अडॉप्टिव फैमिली में है। तो वहां पे हमने देखा कि एपीडी जो है वो बहुत जल्दी निकल कर आया, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये क्या बताता है आपको ये चीज, आप क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो हमारा जेनेटिक कोड है और जो हमारा एनवायरमेंट है वो दोनों वर्क करते हैं, दोनों तो बाकी केसेस में भी वर्क कर रहे हैं, बात वो भी जस्टिफाई हो रही है, ऐसा नहीं कि बात वो जस्टिफाई नहीं हो रही है। लेकिन जो हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो था वो इसीलिए सक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि वहां पे दोनों चीजें एक्सट्रीम लेवल पर हमें देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से एक और स्टडी हमें यहाँ पे देखने को आती है विच इज अबाउट द डिप्रेशन। कुछ स्टूडेंट्स में न्यूजीलैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था विद द हेल्प ऑफ सम रिसर्चर्स। तो इस स्टडी को आप क्विकली रीड कर सकते हैं, आपको कहीं पे ज्यादा एग्जांपल के लिए जरूरत है नहीं इसको यूज करने की। ये जो हमने पहले स्टडी पढ़ी है ये ज्यादा इजीली मैं आपको समझ में आती है, जो हमारे स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करती है, लेकिन फिर भी आप इसकी क्विकली रीडिंग कर सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए इतना कुछ खास है नहीं आपको समझाने वाली चीज। अब हम आ जाते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में हम समझेंगे कि कैसे चीजें होती हैं और किस तरीके से जो डिसऑर्डर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं लोगों के अंदर, पैथोजेनेसिस का डेवलपमेंट होता है। The neuroendocrine system has been implicated in psychopathology and the most important neuroendocrine system is the HPA axis. क्या है HPA axis? It is central to the body's response to stress and stress figures prominently in many of the psychological disorder. जब कोई भी पर्सन स्ट्रेस में होता है बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा थ्रेट को फेस करता है, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है दैट कॉजेज कॉर्टिकॉर्पिन रिलीजिंग हार्मोन टू बी रिलीज विच देन कम्युनिकेट्स विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करता है जो हमारे ब्लड के थ्रू एड्रीनल ग्लैंड्स तक पहुंचता है। द आउटर लेयर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स आर रेफर्ड टू द एड्रीनल कॉर्टेक्स, द स्ट्रेस हार्मोन। This is not a fast moving system like the autonomic nervous system, rather it takes around 20 to 40 minutes for cortisol release to peak. After the stress or threat has remitted, it can take up to an hour to cortisol to return to baseline. जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है तो हम देखते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसकी बॉडी में, उसी की वजह से उसका स्ट्रेस जो है वो पीक पे जाता भी है और उसके बाद वो बेस लाइन पर लौट कर आ भी जाता है। Studies in this area are uniquely integrative. They begin with the psychological concept stress and examine how stress is manifested in the body. The HPA axis. HPA axis को अगर हम समझें ये क्या होता है, HPA axis जो है एक सिस्टम है ग्लैंड्स का जो कि एक साथ वर्क करता है बॉडी के स्ट्रेस को रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में। तो HPA axis में स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस इसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, और ये स्ट्रेस को रिएक्शन को मेजर करने में हेल्प करता है। एनिमल की स्टडीज की सीरीज की अगर हम बात करें, रिसर्चर्स हैव शोन दैट रैट्स एंड प्रिमेट्स दैट आर एक्सपोज्ड टू अर्ली ट्रॉमा सच एज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर शो एलिवेटेड एक्टिविटी इन द एचपी एक्सिस। जब हम अगर एनिमल्स के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो उनको उनकी मदर से सेपरेट कर देना या ऐसा कोई भी ट्रॉमा देना, तो एचपी एक्सिस के थ्रू ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। Like gene environment interaction, it is hard to consider biology and environment separately. Biology may create increased reactivity to the environment and early experiences may influence biology. तो कहने का मतलब ये है कि एचपी एक्सिस के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है वो स्ट्रेस इतना बिगड़ जाता है या इतनी कंडीशन पुअर हो जाती है कि आगे चल के हमें वो एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया, पीटीएसडी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एचपी एक्सिस की हेल्प से हम वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्स के बारे में बात करें तो प्री और पोस्ट नेटल अबनॉर्मेलिटीज और एनवायरमेंटल कंडीशंस में रिजल्ट इन फिजिकल डिफेक्ट्स। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग दुनिया में होते हैं, किसी एक्सीडेंट्स की वजह से उनके साथ इश्यू हो जाते हैं, तब कोई ऐसे हैंडीकैप्स हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है जो बाय बर्थ ऐसा होता है। द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद लेटर मेंटल डिसऑर्डर इज लो बर्थ वेट। बर्थ के टाइम पर अगर बच्चे का वेट बहुत ज्यादा कम होता है, प्री मेच्योर बर्थ्स हो जाते हैं, तो भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर मदर ने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के अक्रॉस वो आई हैं, कुछ डिसीजेज उन्हें हुई हैं, रेडिएशन के एक्सपोजर हुआ है, ड्रग्स वगैरह ज्यादा लिए हैं, तो ऐसे केस में, या फिर इमोशनल स्ट्रेस के अक्रॉस भी आई हैं, तो
मदर ने जो भी अपना फेज 9 मंथ्स का जिस भी डिफिकल्टी में गुजारा है, उस डिफिकल्टी का पूरी तरीके से इफेक्ट जो है वो बच्चे पर पड़ सकता है, जिसकी वजह से कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है। और as might be expected, socio-economic status is related to fetal and birth difficulties, the incidence of which is several times greater among mothers of lower socio-economic levels. Because low birth weight is often associated with so many environmental adversaries, it is often difficult to disentangle, which actually play a casual role in the negative outcome that may result. कहने का यही मतलब है यहाँ पे कि कई बार ऐसा होता है जो मदर्स जितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस के क्रॉस आती हैं, जिसकी वजह से उनका जो बेबी होता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं और फिजिकल हैंडीकैप होने के भी चांसेस रहते हैं। बात करते हैं अर्ली फिजिकल डेप्रिवेशन की। थ्रू अ रिमार्केबल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस अवर डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड अदर बॉडीली फंक्शन वर्क टू मेंटेन आवर बॉडीज फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इंटीग्रेशन। क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो सर्कुलेटरी मोशन है, जो भी हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, वो हमारे पूरी बॉडी के फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करते हैं। सभी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। इंजरीज एंड डिसीजेज स्ट्राइक ऑल ऑफ अस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अपसेट अवर नॉर्मल इक्विलिब्रियम। हम डिसीजेज होती रहती है, इंजरीज होती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। डिप्रेशन की अगर बात करें, frequently accompanies significant physical illness, in part because illness painfully reminds us of the limits of controls over our lives. Even without serious illness or disability, लोग कई बार बहुत सारे बैलेंस को अपनी लाइफ में खो देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई डिसेबिलिटी हो, कोई इलनेस हो। मेंटल लेवल पर या फिर सोशल लेवल पर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे किसी तरीके का डेप्रिवेशन होना, कोई फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी ना हो पाना, तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जो होती है इंसान की, अगर वो पूरी ना हो तो किसी भी लेवल पर हम देखेंगे कि जो पर्सन है वो सफर करेगा, मेंटल ट्रॉमा से भी वो गुजर सकता है। और जो मोस्ट बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर, स्लीप है। ये सब चीजें भी अगर किसी पर्सन को नहीं मिल रही हैं, तो उस पर्सन के साथ हम देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा उसके बिहेवियर पैटर्न में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं कि प्रोलॉन्ग फूड डेप्रिवेशन जो होता है, दैट ऑल्सो अफेक्ट साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। कैसे? इन वन स्टडी, सेमी स्टार्व्ड पर्सन्स बिकेम इरिटेबल, अनसोशिएबल एंड इंक्रीजिंगली अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ डे ड्रीम अबाउट एनीथिंग बट फूड। अगर किसी पर्सन को फूड नहीं मिलेगा, भूख जब हमें ज्यादा लगती है, तो हमें देखते हैं कि हमारा वही प्राइमरी मोटिव हो जाता है, बाकी चीजें हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती है। किसी के साथ भी होता है। द मेन्स प्रिडोमिनेंट मूड वॉज वन ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन accompanied by apathy, feeling of inadequacy and loss of interest in sex। ये भी देखा गया है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि अगर किसी पर्सन को बहुत सारी चीजें, उसकी बेसिक चीजें नहीं मिलती हैं, तो बहुत सारी चीजों से उसका इंटरेस्ट भी हट जाता है। सबसे ज्यादा ट्रेजिक डेप्रिवेशन देखा जाता है माल नरिश्ड यंग चिल्ड्रन का, जो बहुत ज्यादा मेलन्यूट्रिशन के थ्रू क्रॉस होते हैं, और उनके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं, या फिर प्रीनेटल नेग्लेक्ट उनको अगर देखने को मिलता है तो भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी पर्सन की जो ग्रोथ है वो रुकती है, ब्रेन की ग्रोथ रुकती है। जब ब्रेन की ग्रोथ रुकेगी तो बायोलॉजिकल लेवल पर पर्सन की फंक्शनिंग में कोई ना कोई डिटोरिएशन होगा, और जब डिटोरिएशन होगा, स्टक करेगा पर्सन, तो उसका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाएगा और चीजें हमें पुअर लेवल पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा स्टिमुलेशन और एक्टिविटी की बात करें तो वी हैव नोन फॉर सम टाइम दैट हेल्दी मेंटल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन अ चाइल्ड रिसीविंग इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि टू लिटिल स्टिमुलेशन बाय फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय अ लेसर एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन। यानी कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ही तब सक्सेसफुल है जब पर्सन को एनवायरमेंट से भी प्रॉपर स्टिमुलेशन मिले। दीज इंक्लूड चेंजेस इन ब्रेन केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। अगर नहीं मिलता है तो बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, देयर आर लिमिट्स टू हाउ मच स्टिमुलेशन इज बेनिफिशियल टू अ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। अगर एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन की पहले बात कर लें, तो एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि बच्चा जब डेवलप होता है, या अडल्ट के केस में भी देखा जाए, तो एनवायरमेंट में जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं उसको ही हम एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन का नाम देते हैं। मतलब एक तरीके से बच्चे को उतना एक्सपोजर अपने एनवायरमेंट में मिलना चाहिए, या वो उस एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट रुके ना, किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। और इसी की वजह से पर्सन जो है वो, और ये एनवायरमेंट सब कुछ इंक्लूड करेगा, जो सोशल लेवल पर उसका सर्किल है, जो भी एनवायरमेंट में चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसका वो बेनिफिट ले सकता है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका वो यूज कर सकता है। अगर एक्सेसिव प्रेशर होगा, वी मे स्ट्राइव टू रिड्यूस सम कंडीशन सच एज बोर्डम, वी मे स्ट्राइव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ स्टिमुलेशन बाय डूइंग समथिंग एंगेजिंग। जो भी चीजें हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं उन सबका हम यूज करेंगे। अगर कोई भी चीज बच्चे को नहीं मिल रही है प्रॉपर तरीके से, तो किसी ना किसी तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल पर उसके
हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ हमने बायोलॉजिकल कॉजेस पढ़े, और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइको सोशल कॉजेस की बात करेंगे। ये सारे कॉजेस बहुत सिंपल हैं जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। आज के वीडियो में की अगर मैं बात करूं तो आज के वीडियो में आपको वापस से फटाफट से हम आ जाते हैं, क्विकली आ जाते हैं बिगिनिंग वाले पार्ट पर, जहां पर हमने ये देखा था कि ये हमारे टॉपिक्स थे। इसमें आपको क्या क्या चीजों को समझना है। एक तो शुरुआत में हमने बात की थी क्या क्या होता है पैथोजेनेसिस, डेवलपमेंटल पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, और जेनेटिक वल्नरेबिलिटी को आपको थोड़ा अच्छे से समझ लेना है। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना है। ओके, बाकी चीजें हम आगे इजी नोट्स में पढ़ेंगे ही, और ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो जरूर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट्स में, and I will see you soon in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.